नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास हुआ करती है, जिसमें हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को साथियों एनालिसिस करने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग प्रत्येक दिन ये बाल विकास की क्लास, थ्योरी की क्लास को करते हैं। साथियों, बाल विकास की क्लास में साथियों ये सिलेक्शन बैच जो लॉन्च किया गया था, उसकी ये 38 नंबर क्लास है, 38 नंबर की क्लास है बाल विकास के पार्ट में। साथियों, हम लोगों ने यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद सिलेक्शन बैच को लॉन्च किया। सिलेक्शन बैच को लॉन्च करने के बाद साथियों प्रत्येक दिन ये थ्योरी की क्लास हम लोग करते हैं, जो कि एक क्लास आपको सुबह साथियों जो कि 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास दी जाती है। साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए ही आप लोगों को दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास साथियों हिंदी की क्लास दी जाती है, जिसका लगभग 80% सिलेबस ख़त्म हो चुका है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक उसमें हिंदी में बचे हुए हैं, उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को। साथ ही साथ साथियों दूसरी क्लास आप लोगों को दी जाती है, जो कि रात में 7 से 8 बजे के आसपास सामाजिक विज्ञान के पार्ट में साथियों आप लोगों को एक क्लास हिस्ट्री की दी जाती है, जो कि सप्ताह में 3 दिन दी जाती है, और 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास दी जाती है साथियों। ठीक है, वो सिलेबस थोड़ा सा अभी रह गया है, उसे हम लोग जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। हम लोगों का टारगेट ये है साथियों कि जो सी टेट का पेपर हम लोगों का 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले हम लोग अपने सिलेबस को समाप्त करके हम लोग 10 से 12 दिन, 15 दिन कम से कम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें। ठीक साथियों, बाल विकास के टॉपिक में अगर हम लोग बात करें साथियों, तो हम लोगों ने लगभग 6-7 चैप्टर को समाप्त कर लिया है। 6 चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हुए, थ्योरी पढ़ते हुए, साथ ही साथ पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। साथ ही साथ साथियों हम लोगों का 7वां चैप्टर है, जो कि हम लोग कल की क्लास से स्टार्ट किए हैं, पिछली क्लास से स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है भाषा और विचार। नया चैप्टर है जिसका नाम है भाषा और विचार। भाषा और विचार नामक चैप्टर को हम लोगों ने शुरू किया। ये 7वां चैप्टर, नया चैप्टर है साथियों, कल की क्लास से हम लोगों ने शुरू किया। बेहतरीन क्लास थ्योरी की कल चली थी। क्या प्रत्येक दिन चल रही है क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। पिछली क्लासों को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को भी आप लोग जरूर देखिए, तभी आगे की क्लासें भी समझ में आएंगी। क्योंकि कोई भी क्लास हो, पिछली क्लासों से वो जो रिलेटेड जरूर रहती है, ठीक है ना। तो पिछली क्लास देखेंगे तो आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। साथ ही साथ आप लोग अपने प्रॉपर अपने हाथ से पर्सनल अपने हाथ से लिखी हुई प्रॉपर नोट्स भी बनाया करिए, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। भाषा और विचार नामक साथियों अगर हम लोग चैप्टर में बात करें, तो हम लोगों ने कल की क्लास में जाना कि भाषा का क्या अर्थ होता है, साथ ही साथ विचार का क्या अर्थ होता है। और साथियों हम लोगों ने कल की क्लास में भाषा और संप्रेषण को जानने की कोशिश किया। भाषा और संप्रेषण अर्थात लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को हम लोगों ने जाना। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने भाषा के महत्व को पढ़ा। किसे पढ़ा साथियों? भाषा के महत्व को हम लोगों ने भाषा और विचार नामक चैप्टर में टॉपिक को पढ़ा। आज का टॉपिक जो हम लोगों का साथियों होगा इसी चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है, और जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाषा के घटक। भाषा के कौन कौन से घटक हैं, भाषा के घटक के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोगों का टॉपिक होगा, अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो साथियों कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज की अगर बात करें तो बहुत ढेर सारे मनोवैज्ञानिक मनोभाषा वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर साथियों भाषा के कुल 5 घटकों का उल्लेख किया। बहुत ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों ने साथियों अपने अध्ययन के बाद भाषा के कुल 5 घटकों के बारे में बताया। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के कुल 5 घटक बताए। कौन कौन से साथियों घटक बताए? सबसे पहला घटक मनोवैज्ञानिकों ने बताया, जिसका नाम है साथियों ध्वनि विज्ञान। क्या नाम है? ध्वनि विज्ञान।
ध्वनि विज्ञान जिसे फोनोलॉजी भी कहते हैं। ध्वनि विज्ञान की बात करें साथियों तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि प्रणाली होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी ध्वनि प्रणाली होती है साथियों। इनसे संयुक्त सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं। इनसे संयुक्त सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं। इनसे क्या किया जाता है? संयुक्त सार्थक। इनसे साथियों क्या किया जाता है? संयुक्त सार्थक शब्द निर्मित किया जाता है। निर्मित किया जाता है। प्रत्येक साथियों किसकी? प्रत्येक भाषा की अपनी साथियों क्या होती है? अपनी ध्वनि प्रणाली होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि प्रणाली होती है, जिससे साथियों क्या होता है? जिससे संयुक्त सार्थक ध्वनि शब्द निर्मित किए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों। दूसरी साथियों घटक होता है जिसका नाम है रूप विज्ञान। दूसरा घटक वैज्ञानिकों ने बताया जिसका नाम है रूप विज्ञान। रूप विज्ञान नामक घटक को वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों ने बताया, अर्थात मार्फोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? इसे रूप विज्ञान को मार्फोलॉजी भी कहते हैं। साथियों इसका आशय उन नियमों से है जिनके द्वारा ध्वनियों के आधार पर सार्थक ध्वनि निर्मित की जाती है। जिनके द्वारा, इसका मतलब हुआ जिनके द्वारा, लिख लीजिए, जिनके द्वारा साथियों ध्वनियों के आधार पर सार्थक ध्वनि, जिनके आधार पर साथियों क्या किया जाता है? सार्थक शब्द निर्मित किया जाता है। निर्मित किए जाते हैं। जिनके आधार पर क्या किया जाता है साथियों? जो रूप विज्ञान होता है अर्थात मार्फोलॉजी होता है, इसमें क्या किया जाता है? ध्वनियों के आधार पर सार्थक शब्द निर्मित किया जाता है। क्या किया जाता है? ध्वनियों के आधार पर सार्थक शब्द निर्मित किया जाता है। अगला साथियों घटक मनोवैज्ञानिकों ने बताया शब्दार्थ विज्ञान। क्या बताया? शब्दार्थ विज्ञान। शब्दार्थ विज्ञान के बारे में अगर बात करें साथियों, इसका आशय क्या होता है साथियों? शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से, शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करने से होता है। अर्थ अर्थात मीनिंग व्यक्त करने से होता है। करने से होता है। जैसे इसके अंतर्गत अगर बात करें साथियों तो क्या होता है? कुत्ता, सेब, गाड़ी इत्यादि। कुत्ता, सेब, गाड़ी इत्यादि साथियों शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? इस साथियों इसमें क्या शब्दार्थ विज्ञान जो होता है साथियों, इसमें क्या होता है? शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करने से इसका मतलब होता है। ठीक साथियों। चौथे घटक की अगर बात करें तो चौथा घटक बताया गया वाक्य विन्यास। क्या बताया गया? वाक्य विन्यास चौथा घटक बताया गया। वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास की अगर बात करें साथियों तो इसका आशय किससे होता है? इसका आशय साथियों भाषा की संरचना से होता है। किसे? भाषा की संरचना से। इसका अर्थ साथियों भाषा की संरचना से होता है। ये साथियों वे नियम हैं जिनके आधार पर शब्दों को संयुक्त करके वाक्यांश या वाक्य बनाए जाते हैं। इसमें साथियों क्या किया जाता है? शब्दों को इसके अंतर्गत शब्दों को
संयुक्त करके, इसके अंतर्गत साथियों क्या होता है, शब्दों को संयुक्त करके वाक्यांशों या वाक्य बनाए जाते हैं। वाक्यांश या वाक्य बनाए जाते हैं। वाक्यांश या वाक्य बनाए। वाक्य विन्यास के अंतर्गत क्या होता है साथियों, इसमें भाषा की संरचना होती है। क्या होती है, भाषा की संरचना से इसका अर्थ होता है। भाषा की संरचना किस प्रकार से है। दूसरी बात इसमें यह बताया गया है, इसके अंतर्गत साथियों क्या होता है, शब्दों को संयुक्त करके वाक्यांश या वाक्य बनाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, अगले अगर घटक की बात करें तो अगला घटक होता है प्रैग्मेटिक्स। क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स। अगला घटक होता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स अगला घटक होता है साथियों। ठीक, प्रैग्मेटिक्स की अगर बात करें साथियों, इसे इंग्लिश में भी प्रैग्मेटिक्स ही कहते हैं। इसका तात्पर्य साथियों ऐसे नियम या ज्ञान से होता है जिसके आधार पर भाषा का संप्रेषण हेतु इसके आधार पर भाषा का संप्रेषण हेतु साथियों प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है साथियों, इसके अंतर्गत साथियों क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स के आधार पर साथियों भाषा का संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन अर्थात बातचीत के लिए साथियों क्या होता है, प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना। मतलब भाषा को इस प्रकार से साथियों बनाया जाए, इस इतने प्रभावी ढंग से बनाया जाए कि उसके अंतर्गत क्या किया जाए, बात मतलब ऐसी भाषा को बनाना जिससे क्या हो, बातचीत करने में आसानी हो। ठीक साथियों, ये हम लोगों ने पढ़ा भाषा के कुछ घटक होते हैं और इन घटकों के क्या कार्य होते हैं इसे भी इसके माध्यम से हम लोगों ने जाना। ठीक साथियों, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसका भी रिवीजन भी करिएगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे साथियों भाषा की विशेषता। क्या पढ़ेंगे, भाषा की विशेषता अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। भाषा की विशेषता भाषा की विशेषता आगे हम पढ़ेंगे। ठीक साथियों, भाषा की कौन कौन सी विशेषता है, इसी चैप्टर के अंतर्गत अगला टॉपिक है हम लोगों का भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषता की अगर बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, कुछ पॉइंट के माध्यम से बताया गया। पहला पॉइंट इसमें दिया गया साथियों, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। यह कहा गया, क्या कहा गया कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है साथियों। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो साथियों कुछ विद्वानों के मतानुसार पिता की भाषा पुत्र को मिलती है, अर्थात जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है उसी प्रकार भाषा उसकी धरोहर होती है। भाषा भी साथियों क्या होती है, उसी धरोहर के रूप में मिल जाती है। किंतु साथियों यह मत सदैव सत्य नहीं होता। यदि किसी भारतीय बच्चे का जन्म कुछ ही दिन पश्चात पालन पोषण के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाए तो वहाँ
तो वह वहाँ पर भारतीय भाषा नहीं बोल सकेगा, वहाँ उसकी मातृभाषा अंग्रेजी ही होगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति रही होती तो वह बालक भारतीय भाषा ही बोलता। कहा गया यह साथियों कि जैसा कि आमतौर पर कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जिस प्रकार से जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति जो होती है साथियों, जिस प्रकार से पिता के बाद वो पैतृक संपत्ति पुत्र की हो जाती है, ठीक उसी प्रकार भाषा भी जो होती है वो पैतृक संपत्ति के रूप में बच्चे को प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यह बताया गया साथियों कि यदि मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म अपने भारत में हुआ, किसी बच्चे का जन्म अपने भारत में हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही उसके लालन पालन पोषण के लिए साथियों उस बच्चे को, उस बालक को इंग्लैंड भेज दिया गया, तो उसे जो वातावरण मिलेगा साथियों, कहाँ का मिलेगा, उसे जो वातावरण मिलेगा, जो बोलचाल की भाषा मिलेगी, जो रहन सहन खान पान की चीज़ें मिलेगी, तरीके मिलेंगे, वो इंग्लैंड के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, इंग्लैंड के तरीके से ही मिलेंगे। जो भाषा भी वो सीखेगा साथियों तो वो किस प्रकार के इंग्लैंड की इंग्लिश लैंग्वेज वो सीखेगा। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे यह नहीं कहा जा सकता कि भाषा जो होती है वो क्या होती है, पैतृक संपत्ति होती है। ठीक, ये साथियों विशेषता बताई गई। दूसरी विशेषता साथियों बताई गई कि भाषा परंपरागत है। दूसरी विशेषता बताई गई कि भाषा परंपरागत है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है। उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्या कहा गया साथियों, भाषा की विशेषता के संबंध में कहा गया कि भाषा एक परंपरा है। क्या है, भाषा एक परंपरा है। व्यक्ति उसका क्या करता है, अर्जन कर सकता है, लेकिन भाषा को क्या उत्पन्न नहीं कर सकता। व्यक्ति जो करता है, क्या करता है, भाषा का अर्जन करता है, भाषा को प्राप्त करता है, भाषा को सीखता है। ठीक साथियों, लेकिन ये कहिए भाषा वो उत्पन्न करे तो भाषा उत्पन्न नहीं की जा सकती। साथियों, भाषा परंपरा से चली आ रही है। व्यक्ति परंपरा तथा समाज से उसका अर्जन करता है। एक व्यक्ति उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, किंतु वह उसमें परिवर्तन आदि कर सकता है। यदि भाषा का कोई जनक तथा जननी है तो वह परंपरा तथा समाज है। भाषा के साथियों अगर जनक या जननी की बात करें तो उसे क्या बताया गया, भाषा के साथियों जनक या जननी की अगर बात करें, जनक या जननी की बात करें तो किसे बताया गया, भाषा के जनक या जननी किसे बताया गया, समाज को बताया गया साथियों। किसे, परंपरा तथा समाज को बताया गया। परंपरा तथा समाज को भाषा के जनक या जननी बताया गया। ठीक साथियों, जनक या जननी भाषा का क्या बताया गया, समाज और परंपरा और समाज ही बताया गया। अगली साथियों विशेषता बताई गई, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, ये भी कहा गया। भाषा का अंतिम स्वरूप की बात करें साथियों तो भाषा को आप यह नहीं कह सकते कि भाषा का यह अंतिम रूप है, अंतिम क्षण है या अंतिम निष्कर्ष है। ठीक साथियों, भाषा क्या होती है, हमेशा विकसित होती है, हमेशा बदलती रहती है। तो साथियों इसमें कहा गया भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती, अर्थात यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अंतिम रूप अमुक है। क्या है, अमुक भाषा का अंतिम रूप अमुक है, यह कभी भी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः भाषा से हमारा अभिप्राय जीवित भाषा से होता है। मातृभाषा का अंतिम रूप तो अवश्य अंतिम होता है। कहा गया साथियों मातृभाषा का अंतिम रूप तो अवश्य ही अंतिम होता है, किंतु जीवित भाषा में यह बात नहीं है कि वह अंतिम होती है। भाषा साथियों क्या होती है, परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया है। भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया होती है। विकास की एक प्रक्रिया होती है। भाषा क्या होती है साथियों, परिवर्तनशील विकास की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। अगली विशेषता की बात करें साथियों तो अगली विशेषता बताई गई कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है।
भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था तक की ओर जाती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, अर्थात साथियों पहले व्यक्तियों का विचार था कि भाषा वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर जाती है। पहले क्या विचार था साथियों? वैज्ञानिकों का यह मत था कि भाषा वियोगावस्था से, कहाँ से? वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर जाती है। लेकिन वर्तमान में यह बताया गया कि भाषा साथियों संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। कहाँ से? संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। कुछ व्यक्तियों का विचार था कि भाषा दोनों परिस्थितियों से होकर गुजरती है, परंतु अब दोनों ही विचारों में कोई भी तथ्य नहीं रह गया है। भाषा वस्तुतः संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। वियोग से तात्पर्य है साथियों विघटित होना। वियोग का तात्पर्य क्या होता है? विघटित होना। वियोग का तात्पर्य होता है साथियों विघटित होना। और साथियों अगर बात करें मोहन खादत से मोहन खाता है, हो जाता है। ठीक साथियों, अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत से हिंदी वियोगात्मक हो गई है। क्या हो गई है? संस्कृत से हिंदी वियोगात्मक हो गई है। ये विशेषता बताएगी। अगली विशेषता बताएगी साथियों भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। इसके अंतर्गत अगर बात करें साथियों तो भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही होता है। ये आप सभी जानते हैं। जब व्यक्ति या बच्चा या बालक या कोई भी होता है साथियों, जैसे जैसे वो समाज में उठता बैठता है, समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसके भाषा का क्या होता है? उसके भाषा का विकास होता है। वास्तविकता यही है साथियों कि भाषा का जन्म समाज में होता है, उसका विकास समाज में होता है तथा उसका प्रयोग भी समाज में ही व्यक्ति करता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अगली विशेषता साथियों बताई गई भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ावस्था की ओर जाती है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर जाती है। कहा गया साथियों कि भाषा जो होती है वो क्या? स्थूलता से साथियों किधर? सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर जाती है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि भाषा शुरू में ही स्थूल होती है, लेकिन साथियों धीरे धीरे वह सूक्ष्म भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म तथा अप्रौढ़ से प्रौढ़ हो जाती है। परंतु ये सभी साथियों बातें प्रयोग पर भी निर्भर करती हैं। वर्तमान समय में हिंदी प्राचीन समय में हिंदी की तुलना में सूक्ष्म प्रौढ़ है, परंतु संस्कृत की तुलना में साथियों उसे सूक्ष्म तथा प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदी अभी तक उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो विकसित नहीं हुई है जिनमें संस्कृत आज से हजारों वर्ष पहले हो चुकी है। मतलब यह कहा गया कि हिंदी आज भी उतनी विकसित नहीं हुई है जितनी कि संस्कृत आज के हजारों वर्ष पहले विकसित हो चुकी है। अगली विशेषता साथियों बताई गई भाषा अर्जित संपत्ति है। कहा गया भाषा क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति। कहा गया साथियों कि भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा साथियों मनुष्य भाषा का अर्जन कर अपने चारों ओर के अपने वातावरण से करता। इस तथ्य की पुष्टि कई उदाहरण से की जा सकती है। जैसे साथियों यदि एक भारतीय बालक का अंग्रेजी के वातावरण में पालन पोषण किया जाए तो वह अंग्रेजी ही सीखता है। अतः स्पष्टतः भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति है। ये आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। अगला साथियों बात कही गई, अगली विशेषता बताई गई भाषा को लेकर कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।
भाषा का अर्जन साथियों किसके द्वारा होता है? अनुकरण के द्वारा होता है। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। बच्चे के सामने माँ रोटी को रोटी कहती है, वह उसे सुनता है और धीरे धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयत्न करता है कि रोटी रोटी होती है। वस्तुतः अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। हम भाषा को अनुकरण के सहारे ही सीखने का काम करते हैं। ये 8 विशेषता हम लोगों ने पढ़ा। 9वीं विशेषता है साथियों कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा सरलता से कठिनता की ओर अग्रसर होती है। भाषा सरलता से कठिनता की ओर क्या होती है? अग्रसर होती है। साथियों भाषा की अगर बात करें तो सत्य यह है कि साथियों कि मनुष्य न्यूनतम श्रम में महत्तम कार्य करना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के लिए भी उत्तरदायी है। जैसे साथियों टेलीविज़न को केवल टीवी कहकर ही काम चला लिया जाता है। वास्तविक स्पष्ट कष्ट साध्य होने के कारण सिर्फ टीवी कहकर काम चला लिया जाता है। व्याकरण में भी साथियों यही नियम लागू होता है कि जिसके अंतर्गत आरंभ में तो अनेक रूपों तथा अपवादों की अधिकता थी, परंतु धीरे धीरे आधुनिक भाषाओं तथा आते जाते नियम बनकर रूप कम हो गए तथा अपवादों की अधिकता भी अधिक हो गई। ठीक, मतलब कठिन से साथियों सरल से कठिन की ओर हम लोग जाते हैं। जैसे पहला कहा गया एग्जाम्पल के तौर पे, पहले हम लोग टेलीविज़न कहते थे, लेकिन आज के टाइम में न्यू जनरेशन में हम लोग टेलीविज़न को सिर्फ क्या कह दे? टीवी कह देते हैं। क्या होता है? टेलीविज़न को हम लोग शॉर्ट में टीवी कह लेते हैं। अगली साथियों विशेषता बताई गई, भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया साथियों? इसमें कहा गया कि भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है, लिखित रूप तो उसके पीछे पीछे ही चलता है। मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, परंतु अनुकरण हमेशा अपूर्ण होता है। इसी कारण भाषा में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। अनुकरण पर शारीरिक तथा मानसिक विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है, जिनकी सूक्ष्म विभिन्नता भी भाषा में परिवर्तन का कारण बन जाती है। ठीक साथियों, ये हम लोगों ने भाषा की विशेषता को हम लोगों ने पढ़ा। टोटल 10 विशेषता बताई गई साथियों। महत्वपूर्ण बात यही आप लोगों को याद करनी है कि कौन कौन सी विशेषता होती है। ठीक, वो तो मैं उसकी डेफिनेशन इसलिए बता दिया जिससे कि ये चीज़ें समझ में आएँ। ठीक, टोटल अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि भाषा की कुल कितनी विशेषता होती है तो वहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा 10। अगर पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से भाषा की विशेषता कौन सी है तो वहाँ भी आपको ये सभी 10 के 10 विशेषता याद रहेगी तभी दे पाएंगे। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से साथियों भाषा की विशेषता कौन सी है तो आपको 3 ऑप्शन ऐसा दे देगा जो विशेषता रहेगी, 1 ऑप्शन ऐसा दे देगा जो भाषा की विशेषता नहीं रहेगी, तो आपको वहाँ चूज़ करना पड़ेगा। 10 विशेषता कौन कौन सी है उसे भी हम लोग सबसे पहले जानते हैं। पहली विशेषता है साथियों कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसे अर्जित की जाती है। दूसरी विशेषता, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है। भाषा क्या होती है? परंपरागत होती है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है और उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात भाषा उत्पन्न नहीं की जा सकती। तीसरी विशेषता, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। चौथी विशेषता, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। 5वीं विशेषता, भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। 6वीं विशेषता साथियों बताई गई कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर जाती है। 7वीं विशेषता बताई गई भाषा अर्जित संपत्ति है। 8वीं विशेषता बताई गई कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। 9वीं विशेषता बताई गई कि भाषा सरलता से कठोरता की ओर अग्रसर होती है। 10वीं विशेषता बताई गई कि भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। ठीक साथियों, अगला टॉपिक हम लोगों का आएगा कि भाषा में विचारों के कौन कौन से प्रकार हैं। भाषा में विचारों के प्रकार, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, नहीं नोट कर लिए होंगे तो आप लोग नोट करिएगा। सिर्फ यही नोट करना है कि विशेषता कौन कौन सी होती है, बस। अगला टॉपिक होगा साथियों कि भाषा में विचारों के प्रकार।
भाषा में विचारों के प्रकार। भाषा में विचारों के प्रकार की बात करें साथियों तो टोटल 2 विचार हैं। कौन कौन से? शाब्दिक विचार और अशाब्दिक भाषा। भाषा के साथियों 2 विचार बताए गए। कौन कौन से? शाब्दिक विचार और दूसरा साथियों बताया गया अशाब्दिक भाषा। शाब्दिक विचार के अंतर्गत भी साथियों कुल कितने? 4 विचार बताए गए। कौन कौन से? पहला विचार बताया गया साथियों मौखिक विचार। मौखिक विचार। मौखिक विचार क्या होता है साथियों? जिनका आदान प्रदान बोलकर या सुनकर होता है वे मौखिक विचार होते हैं। जैसे बालकों का आपस में बातचीत करना, ये क्या होते हैं? मौखिक विचार। मतलब साथियों ये कहा गया कि जिनका आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है वही मौखिक विचार कहलाते हैं, जो कि शाब्दिक विचार के अंतर्गत आते हैं। अगला विचार बताया गया साथियों दृष्टि विचार। दृष्टि से ही आपको पता चल रहा होगा। अगला विचार क्या बताया गया? दृष्टि विचार। दृष्टि विचार क्या होता है साथियों? दृष्टि विचार के अंतर्गत ऐसे विचार जिन्हें बालक देखकर समझता है वे दृष्टि विचार होते हैं। जैसे पोस्टर में और चार्ट में चीज़ों को क्या करता है? वो अपनी दृष्टि से, अपनी आँखों से देखता है और चीज़ों को फिर समझ जाता है। ये होता है दृष्टि विचार। अगला विचार शाब्दिक विचार के अंतर्गत है साथियों मौखिक दृष्टि विचार। क्या है? मौखिक दृष्टि विचार। मौखिक दृष्टि विचार। मौखिक दृष्टि विचार की बात करें साथियों, ऐसे विचार जिन्हें बालक देख और सुन तो लेता है परंतु अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, जैसे टीवी देखना आदि। क्या होता है साथियों? बालक चीज़ों को देख तो लेता है लेकिन क्या कर सकता है? देख लेता है और सुन भी लेता है लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, उसी को मौखिक दृष्टि विचार। मतलब जिसे आप देख लीजिए, सुन लीजिए लेकिन अपनी प्रतिक्रिया आप नहीं दे सकते, उसी को क्या कहा गया? मौखिक दृष्टि विचार। जैसे फिल्म इत्यादि। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे। अगला और अंतिम इसी के अंतर्गत बताया गया साथियों लिखित विचार। शाब्दिक विचार के अंतर्गत अगला आता है कौन सा? लिखित विचार। लिखित विचार की बात करें अगर साथियों तो ऐसे विचार जिन्हें बालक पढ़कर अथवा लिखकर व्यक्त करता है और समझता है, जैसे पत्र लिखना और समाचार पत्र पढ़ना। ऐसे विचार साथियों जिसे बालक लिखकर और पढ़कर चीज़ों को समझने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं? लिखित विचार कहते हैं। वो शाब्दिक विचार के अंतर्गत साथियों ये टोटल कितने? 4 विचार आते हैं। कितने? टोटल 4 विचार आया करते हैं। ठीक, अब अशाब्दिक के अंतर्गत साथियों 2 विचार हो। अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत 2 विचार आते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शारीरिक भाषा। क्या होता है साथियों? शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा क्या होती है साथियों? शारीरिक भाषा की बात करें तो ऐसी भाषा जिसमें शरीर के भागों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, शारीरिक भाषा कहलाती है। जैसे हाथ हिलाना, उंगली दिखाना। ऐसे भाषा साथियों जिसमें शरीर के भागों के द्वारा, किसके? शरीर के भागों के द्वारा साथियों विचारों का आदान प्रदान या विचारों को व्यक्त किया जाता है, वही क्या होती है? शारीरिक भाषा होती है। अगला हुआ साथियों कूट भाषा। अगला क्या हुआ? दूसरे नंबर पे इसके अंतर्गत आई कूट भाषा, अर्थात कूट का मतलब कोडिंग। कूट भाषा। कूट भाषा का मतलब क्या हुआ साथियों? आप लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर देते होंगे तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते होंगे, तो यहाँ उसी से मतलब है। कई बार विचारों को व्यक्त करने के लिए कई प्रकार के कूट प्रयोग मिलाए जाते हैं जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इनका अर्थ पहले से सुनिश्चित किया जाता है किसी निश्चित कोड के माध्यम से। जो कोड होता है साथियों, पासवर्ड जिसे कह सकते हैं, किसी निश्चित कोड के माध्यम से चीज़ों को पहले से सुनिश्चित किया जाता है, वही क्या होती है? कूट भाषा कहलाती है। ये साथियों भाषा के विचारों के कुछ प्रकार हैं। भाषा में विचारों के प्रकार साथियों कौन कौन से हैं? 2 विचार, शाब्दिक विचार और अशाब्दिक भाषा। शाब्दिक विचार के अंतर्गत 4 विचार आते हैं, मौखिक विचार, दृष्टि विचार, मौखिक दृष्टि विचार और लिखित विचार। अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत 2 विचार आते हैं, शारीरिक भाषा और कूट भाषा। ठीक साथियों, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पियाजे के विचार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा पियाजे विचार। पियाजे का विचार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पियाजे का क्या विचार है इसे हम लोग जानेंगे।
पियाजे के विचार के बारे में हम लोग बात करेंगे। पियाजे के विचार के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें साथियों, बातचीत करें, पियाजे मानते थे साथियों कि मानसिक प्रतीकों में संसार को निरूपित करने का हमारा सबसे लचीला साधन भाषा है। पियाजे जी क्या मानते हैं साथियों? ये मानते हैं कि मानसिक प्रतीकों में संसार को निरूपित करने का हमारा सबसे लचीला साधन क्या है? भाषा है। क्या है साथियों? भाषा है। भाषा के माध्यम से साथियों विचारों को क्रिया से अलग करने के द्वारा सोचने की प्रक्रिया पहले से काफ़ी अधिक सक्षम हो जाती है। शब्दों को सोचने से हम अपने तात्कालिक अनुभवों की सीमाओं के पार जा सकते हैं। हम एक साथ साथियों अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। पियाजे जी कहते हैं कि हम एक साथ किसके बारे में? अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में, किसके? अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने का काम कर सकते हैं। अपनी अवधारणाओं को अनोखे तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम किसी भूखी बिल्ली के केले खाने की या जंगल में रात को दैत्यों को उड़ने की कल्पना कर सकते हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं कि बिल्ली केला खा सकती है, या तो रात में जंगलों में क्या दैत्य लोग उड़ रहे हैं। भाषा की शक्ति के बावजूद पियाजे नहीं मानते थे कि यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से कोई प्रमुख भूमिका निभाती है, लेकिन साथियों इसके बजाय उनका दावा था कि ऐन्द्रिक तथा चालन गतिविधियों के फलस्वरूप, कौन सी? ऐन्द्रिक तथा चालन गतिविधियों के फलस्वरूप अनुभव की साथियों जो आंतरिक छवियां निर्मित हो जाती हैं, उन्हें फिर भी बच्चे किसे? शब्दों से नामांकित कर देते हैं। साथियों उन पर शब्दों के लेबल लगा देते हैं। यह तथ्य पियाजे की धारणा के पक्ष में जाता है। बच्चों के पहले पहल के शब्दों को आधार प्रभावशाली केंद्रिक एवं चालन अनुभव होते हैं। वे साथियों ऐसी चीज़ों के लिए होते हैं जो गति कर सकते हैं या जिनके साथ कुछ जा सकता है, या फिर वे साथियों जाने पहचाने कृत्यों के साथ होते हैं। इसके अलावा साथियों कुछ प्रारंभिक शब्द ऐसे भी हैं जो शब्द रहित संज्ञानात्मक उपलब्धियों पर निर्भर प्रतीत होते हैं। पियाजे जी सब कहते हैं साथियों कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो शब्द रहित ज्ञानात्मक उपलब्धियों पर निर्भर प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए साथियों जब छोटे बच्चे वस्तुओं में अस्थायित्व संबंधी समस्या को समझने लगते हैं, तब वे उनके न दिखने पर गायब होना बताने वाले शब्दों जैसे कि सब, गए, गई का प्रयोग करते हैं। जब वे अचानक समस्या को हल कर लेते हैं तो वे सफलता या विफलता व्यक्त करने वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, आहा और अरे। इसके अलावा हम पहले देख चुके हैं साथियों कि शिशुओं को विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का बोध काफ़ी पहले से होता है, जबकि उनको व्यक्त करने वाले शब्द के बाद भी सीखते हैं। जब वो साथियों क्या होते हैं? जबकि उनको व्यक्त करने वाले शब्द वे बाद में सीखते हैं। मतलब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बालकों को पता होते हैं, बालकों को ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो भाषा होते हैं, उन्हें बालक क्या करता है? बाद में सीखने का काम करता है। ये बात कौन कहते हैं? पियाजे जी कहते हैं। फिर भी साथियों पियाजे ने बच्चों के संज्ञान या बोध को तेज़ी से विकसित करने में भाषा की ताकत को कम करके आका है। उदाहरण के लिए साथियों इस पर ध्यान दें कि बच्चे की बढ़ती हुई शब्दावली उसे अवधारणात्मक कौशल को भी बढ़ती है। अन्य शोधों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि भाषा क्या संज्ञानात्मक विकास की एक सूचक न होकर उसका एक शक्तिशाली स्रोत है। पियाजे जी क्या कहते हैं साथियों? पियाजे जी क्या कहते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की ये कहते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की मात्र सूचक न होकर उसका एक शक्तिशाली स्रोत है। उसका एक शक्तिशाली स्रोत है। पियाजे जी क्या कहते हैं साथियों कि भाषा जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास की मात्र एक सूचक न होकर उसका एक शक्तिशाली स्रोत माना गया है। क्या माना गया है? शक्तिशाली स्रोत माना गया है। अब साथियों हम लोग अगली बात करेंगे भाषा एवं चिंतन पर। किस पे बात करेंगे? भाषा एवं चिंतन पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक साथियों, तुरंत करेंगे, तुरंत। पियाजे के विचार जो थे उसको मैंने आपको
बताया। बच्चों के विषय में पियाजे जी का विचार था। ठीक, आगे पढ़ेंगे भाषा एवं चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। भाषा एवं चिंतन। साथियों, प्रायः लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है। सामान्यतः लोग क्या कहते हैं साथियों, चिंतन के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है या नहीं, ये सवाल उठता है। क्या बिना भाषा के चिंतन संभव है। हमारे अधिकांश चिंतन में शब्द तो शामिल होते हैं, वह सर्वमान्य है कि भाषा व विचार आपस में जुड़े हुए हैं। साथियों, वाटसन चिंतन को आंतरिक भाषा कहते हैं। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम वाटसन है, वो चिंतन को क्या कहते हैं, आंतरिक भाषा कहते हैं। याद रखिएगा, वाटसन जी क्या कहते हैं, वाटसन ने भाषा को चिंतन को, वाटसन ने साथियों चिंतन को आंतरिक भाषा बताया। चिंतन को क्या बताया, आंतरिक भाषा, अंदर की भाषा। वाटसन ने चिंतन को आंतरिक भाषा बताया या तो कहा। ठीक साथियों, वाटसन ने क्या कहा, चिंतन को आंतरिक भाषा कहने का काम किया। ठीक साथियों, यदि चिंतन के लिए साथियों भाषा अनिवार्य है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि जिन लोगों के पास कोई भाषा नहीं है या जिन व्यक्तियों को भाषा का पूर्ण रूपेण विकास नहीं हुआ है, जैसे कि युवा बच्चे जो होते हैं, युवा बच्चे जो होते हैं उनकी भाषा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। युवा बच्चे जो होते हैं उनकी भाषा क्या पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, तो उनके साथ क्या होता होगा। यह तर्क दिया जाता है साथियों कि ऐसे व्यक्ति प्रतीक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए साथियों, जैसे बधिर लोग प्रतीक भाषा के सोच और संवाद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि भाषा चिंतन का एक अनिवार्य साधन है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि बिना भाषा के चिंतन संभव नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता साथियों कि बिना भाषा के चिंतन संभव नहीं है। ये क्या होगा, ये कहना गलत होगा। लेकिन साथियों, भाषा चिंतन का एक अनिवार्य साधन है, यह बात सत्य है। भाषा चिंतन का एक अनिवार्य साधन है, यह बात सत्य है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भाषा के बिना चिंतन संभव नहीं है। ठीक साथियों, भाषा साथियों चिंतन में सहायक है और साथ ही भाषा विचारों के वाहक के रूप में कार्य करती है। इस तरह हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका संप्रेषण भाषा के माध्यम से करते हैं, अर्थात उसका कम्युनिकेशन अर्थात बातचीत। हम जो भी कुछ सीखते हैं उसके संबंध में जो बातचीत करते हैं वो कहाँ से करते हैं, भाषा के माध्यम से ही करने का काम करते हैं। यद्यपि साथियों भाषा के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, परंतु क्या चिंतन में भी कभी भाषा की भूमिका होती है, ये प्रश्न उठता है। भाषा चिंतन में सहायक है या बाधक। क्या व्यक्ति चिंतन की अवस्था में केवल अंतः मन से कार्य करता है अथवा चिंतन में अपनी भाषा संबंधी योग्यता का उपयोग करके चिंतन की प्रक्रिया को सहज बनाने में सफल होता है। इस विषय पर विद्वानों की पूर्व में भी रुचि रही है और इस पर विवाद भी साथियों रहा है। आज भी विद्वानों की यह जानने की गहरी रुचि है कि क्या जो हमारी भाषा है वह हमारी प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, हमारे चिंतन के रूप तथा हमारी शैली को प्रभावित करती है। क्या साथियों एक भाषी और बहुभाषी व्यक्तियों की चिंतन शैली भिन्न होती है? अतीत में तो नहीं, परंतु आधुनिक अध्ययन से इस विवाद पर काफ़ी प्रकाश पड़ा है। पियाजे ने साथियों बच्चे के अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि बच्चे ने बताया कि जब वे किसी विषय या समस्या पर चिंतन करते हैं तो क्या करते हैं साथियों, जब चिंतन करते हैं साथियों तो भाषागत जानकारी मानसिक स्तर पर सहायक होती है। ये बात पियाजे जी कहते हैं। पियाजे जी ने साथियों किस पे, बच्चे पे अध्ययन किया। पियाजे ने साथियों किस पे, बच्चे पे अध्ययन किया तो क्या पाया कि साथियों मानसिक भाषा जो होती है, भाषागत जानकारी जो होती है वो मानसिक स्तर पर सहायक होती है। जो विचार मन में होते हैं वो जिह्वा पर प्रभाव डालते हैं। जो विचार मन में होते हैं साथियों वो तुरंत क्या करते हैं, जिह्वा पे प्रभाव डालते हैं, जिह्वा को उत्तेजित करते हैं, अग्रेसित करते हैं साथियों कि जिह्वा उन विचारों को उन भाषा के माध्यम से व्यक्त करे। ठीक साथियों, वह साथियों बात है कि व्यक्त नहीं कर सकते। शोधकर्ता का मत है साथियों कि चिंतन या समस्याओं के समाधान में भाषा सहायक है। हम अनेक परिस्थितियों में समस्याओं के समाधान के प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ठीक साथियों,
कारमाइकेल ने साथियों क्या कहा इत्यादि ने अपने अध्ययन में प्रयोज्यों के समकक्ष चित्रों को कुछ नहीं दिए गए। निष्कर्ष यह पाया गया साथियों कि जिस समूह को जैसी सूचना दी गई प्रयोज्यों ने उसका पुनरुत्पादन उसी के सदृश किया। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक साथियों, एक विद्वान है साथियों जिनका नाम है होर्फ। क्या नाम है? एक विद्वान है जिनका नाम होर्फ है। होर्फ जी भाषा के संबंध में क्या कहते हैं साथियों? होर्फ ने साथियों 1956 में अपना मत दिया। कब? 1956 में अपना मत दिया। क्या मत दिए साथियों? कि भाषा की क्षमता होने के ही कारण ही हम वस्तुओं का गहन वर्णन या चित्रण कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं साथियों? भाषा की क्षमता होने के कारण ही हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? गहन वर्णन या चित्रण कर सकते हैं वस्तुओं के बारे में। उदाहरण के लिए बात करें साथियों, जैसे कि अरब के लोग घोड़ों के बारे में अधिक गहन वर्णन कर सकते हैं। इस्किमो बर्फ़ के बारे में विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। दूसरे लोग उतना गहन वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसका कारण स्पष्ट है साथियों कि वहाँ पर परिवेश में रहने तथा वहाँ की भाषा में उनकी अधिक जानकारी उपलब्ध होने का ही यह परिणाम होता है। ठीक साथियों, एक अन्य उदाहरण लें अगर बात साथियों कि अंग्रेजी की क्रिया जो वर्ब का फॉर्म होता है वाक्यों में काल के रूप में रखना पड़ता है। इंडोनेशियाई भाषा ऐसी नहीं है। इंडोनेशियाई भाषा ऐसी नहीं हो। अंग्रेजी में साथियों क्रिया को क्या वर्ब के फॉर्म में तथा काल को टेंस के अनुसार रखना पड़ता है, लेकिन इंडोनेशियाई भाषा ऐसी नहीं है। रूसी भाषा में क्रिया को काल एवं लिंग, क्रिया को किसे काल के रूप में और लिंग अर्थात टेंस एंड सेक्स के अनुसार रखना पड़ता है। हिंदी में भी ऐसा होता है। जैसे साथियों विशाल पढ़ता है, स्वर्णिमा पढ़ती है। इन नियम का चिंतन प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति वस्तु का वर्णन अपनी भाषा के परिपेक्ष कर सकता है। ठीक साथियों, ये सारी बातें इसके अंतर्गत। कुछ अध्ययन में साथियों यह भी देखने का प्रयास किया गया कि एक ही परिस्थिति या घटना के लिए क्या भिन्न भिन्न भाषाओं के लिए भिन्न भिन्न शब्दों तथा संप्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषी लोग समयावधि अर्थात डायरेक्शन ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए कहते हैं। ठीक, ये सारी बातें साथियों इसमें दिया गया। साथियों संक्षेप में अगर हम लोग बात करें तो भाषा मानवीय अनुभव के अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हम जो भाषा बोलते हैं वह हमारे चिंतन के रूप को हमारे चिंतन के रूप को क्या करती है? हमारे प्रत्यक्षीकरण को और हमारी जीवन शैली को निश्चित रूप प्रदान करती है। फाइनल रूप से अगर बात करें साथियों तो भाषा को क्या बताया गया? मानवीय अनुभव में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भाषा जो होती है यह मानवीय अनुभवों में साथियों क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हम जो भाषा बोलते हैं वह हमारे चिंतन के स्वरूप को, हमारे प्रत्यक्षीकरण को तथा हमारी जीवन शैली को निश्चित रूप प्रदान करने का काम करती है। साथियों विवेचन के आधार पर भाषा एवं चिंतन के संबंध के बारे में कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए। कुछ निष्कर्ष साथियों प्रस्तुत किए गए, कुछ कंक्लूजन दिए गए। उन कंक्लूजन के बारे में अगर हम लोग बात करें, भाषा और चिंतन के बारे में कुछ निष्कर्ष दिया गया साथियों। ठीक, कुछ निष्कर्ष दिया गया। उस निष्कर्ष के बारे में अगर हम लोग बात करें तो निष्कर्ष क्या दिया गया? पहला निष्कर्ष दिया गया साथियों कि भाषा का चिंतन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सूचना के संप्रेषण के लिए आवश्यक तो है। क्या कहा गया साथियों? कि भाषा का चिंतन प्रक्रिया में भाषा का चिंतन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सूचना के संप्रेषण के लिए संप्रेषण का मतलब साथियों बातचीत हुआ। सूचना के संप्रेषण के लिए आवश्यक है। क्या है साथियों? आवश्यक है। ये निष्कर्ष निकल के आया। अगला निष्कर्ष आया साथियों, अमूर्त विचारों को व्यक्त करने में अमूर्त विचारों को
व्यक्त करने में अमूर्त विचारों को व्यक्त करने में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक साथियों, जैसे अगर बात करें अगर साथियों, तो ईश्वर, राजनीति आदि अमूर्त संप्रदाय हैं, इनके बारे में चिंतन करने हेतु भाषा आवश्यक होती है। अगला साथियों निष्कर्ष निकल के आया, अगला निष्कर्ष बताया गया कि क्रांतिक चिंतन में भी भाषा उपयोगी है। क्रांतिक चिंतन में भी भाषा उपयोगी है। क्रांतिक चिंतन में भी क्या होती है? भाषा उपयोगी होती है। और निष्कर्ष निकल के आया साथियों कि विभिन्न भाषाओं के अनेक संप्रदाय का अर्थ एक ही तरह का होता है। लोग उनके बारे में लगभग एक जैसी बातें बोलते हैं। जैसे तोता शब्द, हर भाषा का व्यक्ति अपनी भाषा में इसके बारे में एक जैसी ही राय देता है, ये भी विशेषता है। एक विशेषता और बताया गया साथियों, निष्कर्ष निकला कि विभिन्न वस्तुओं के स्वरूप को चित्रित करने के लिए हम मानसिक स्तर पर भाषा की सहायता लेते हैं, तत्पश्चात विचार व्यक्त करने का काम करते हैं। ये सभी क्या है साथियों? भाषा एवं चिंतन के मुख्य रूप से क्या निकले? निष्कर्ष निकल के आए। तो साथियों हम लोगों ने अपने चैप्टर को, जो चैप्टर हम लोगों का 7वां नंबर चैप्टर था साथियों, जिसका नाम था भाषा और विचार। क्या नाम था? भाषा और विचार, अर्थात लैंग्वेज एंड थिंक साथियों, लैंग्वेज एंड थॉट साथियों, ये चैप्टर जो था साथियों, इसे हम लोगों ने अच्छे से समाप्त किया। साथ ही साथ साथियों हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम में पार्टिकुलर इसी भाषा और विचार नामक चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसे मैं देखूंगा, सेलेक्ट करूंगा। कल की क्लास में उन क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। प्रत्येक क्लास, पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बात यह है साथियों कि क्लासों को आपकी जो भी सोशल मीडिया प्लेट है, प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जैसे आपका फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, जो भी आप सोशल मीडिया साथियों यूज़ करते हैं, आप उन स्रोतों पे हमारे साथियों हमारे वीडियो को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि विद्यार्थियों तक पहुंचकर उनके करियर में भी आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक कुछ भूमिका अपनी निभा सके। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए। ठीक साथियों, और अगर डाउट हो तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे जुड़कर शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव भी है साथियों तो आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।